आज हम ना सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, उन विद्यार्थियों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि पास ही नहीं हो पाऊँगा, और विशेष तौर पर तो जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है वो तो ये वीडियो देख लेना। हाँ, हालांकि जो अच्छा लगे तो देख लेना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे हैं सामाजिक विज्ञान में पास कैसे होंगे, पास होने की संभावना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से पर्सन आपको पढ़ने हैं। तो पहला पार्ट है, अपने इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इतिहास में पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से है ना 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। 2 और 3 नंबर के पर्सन की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पर्सन है इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में संस्कृति का क्या योगदान है, नेपोलियन संहिता वो भी इम्पोर्टेंट है, और फ्रांस की क्रांति के परिणाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना, राष्ट्रवाद के उदय के कारण याद रखना। इसके अलावा संस्कृति का योगदान भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इटली और जर्मनी का एकीकरण विशेष तौर पर पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है इस बार, तो ये ध्यान रखना। बाद में हम बात करें भारत में राष्ट्रवाद के उदय कारण, इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। कल परसों में इसका पूरा का पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। तो इसमें याद रखना, एक तो जो आने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है चंपारण, इसके अलावा खेड़ा, अहमदाबाद, उसके बाद में गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसमें असहयोग आंदोलन का ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अलावा बागानों में उसका क्या योगदान है, तो वो विशेष तौर पर बागानों वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। इसके अलावा इस पाठ का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उससे पहले वाली घटना इसकी जैसे साइमन कमीशन हो गया, इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट हो गया, ये आने की संभावना है। फिर अब भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर का, एक नंबर का आएगा। तो आप इसमें MCQ और अतिलघुरात्मक प्रश्न देख लेना सारे के सारे, पूरा पार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पास में डेस्क वर्क हो या पासबुक में जितने भी MCQ है वो इस पार्ट से देख लेना, बिल्कुल सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। एक है औद्योगिकरण का युग, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। औद्योगिकरण का युग है ना, इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि इस पार्ट से जो आने की ज़्यादा संभावना है, तो वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट इसमें आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना। तो सबसे पहले तो इसमें याद रखना, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, औद्योगिक क्रांति के बाद में होने वाले जो भी परिवर्तन है उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के बारे में इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है कि पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या है, जो आने की संभावना है मेरे हिसाब से 1 नंबर का ये भी पर्सन आ सकता है इसमें। और इसके अलावा एक पर्सन इसमें यह आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ों के निर्यात की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए थे, ये भी यहाँ से पर्सन आने की सबसे ज़्यादा संभावना ही बन रही है। ये पार्ट है तो अटपटा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले चैप्टर में भी यही है। किसी को लग रहा है कि विश्व का इतिहास है तो इसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना। ये विशेष तौर पर एक पर्सन ये भी आ सकता है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोगों से हाथों से बनी चीज़ों का महत्व प्रदान करते थे, क्यों, ये भी ध्यान रखना। और छोटे छोटे पर्सन तो MCQ वाले, ये तो आप पढ़ लेना, पासबुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा डेस्क वर्क के सारे के मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, देखो इसके तो सारे के सारे MCQ देख लेना, सारे के सारे टोटल। और बाकी के मैंने टेलीग्राम पर इसके नोट्स डाल रखे हैं, तो वो एक एक करके पर्सन आप देख लेना, इसमें तो कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय का ये देख लेना, एक भूमंडलीकृत विश्व का बनना और यूरोप में राष्ट्रवाद का, ये 2-3 चैप्टर, ये 2 ऊपर वाले यही है, और बाकी के तो सब छोटे छोटे 1-4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। जैसे यहाँ से जो आ सकते हैं पर्सन, वो मैंने सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, वो एक बार उनको देख लेना आप। अगली बात है भूगोल की बात करें तो देखो ज्योग्राफी में तो बिल्कुल सरल है, इसमें 4 नंबर का तो एक मैप आ जाएगा आप में 20 में से। फिर 16 नंबर की बात करें तो हम पहला ये संसाधन और विकास,
तो संसाधन और विकास वाले चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसमें एक तो मिट्टी वाले टॉपिक को आप विशेष तौर पर पढ़ जाना, इसके अलावा भूमि मृदा अपरदन मृदा संरक्षण के उपाय पढ़ के चले जाना, इसके अलावा संसाधन के प्रकार, संसाधन का जो वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर, उनको भी विशेष तौर पर देख के जाना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्वामित्व के आधार पर हो सकता है, जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर देख सकते हो आप। वन और वन्य जीव, देखो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अरे बिल्कुल सरल, जैसे मुझे लग रहा है ना कि वन्य जीव जो संसाधन है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, या तो वनों को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, वन्य जीव संरक्षण में कौन कौन से, जैसे बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व है जो 1973 में, और इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था 1972 में। ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा हार्ड पर्सन यहाँ से नहीं आ सकता जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर बात करें जल संसाधन की, जल संसाधन में से एक 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। जल संसाधन सबसे सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। अगर आपको इसमें से देखना है ना तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है जल संसाधन वाले पार्ट में से, तो जल संसाधन किसे कहते हैं, जल प्रबंधन किसे कहते हैं, जल संरक्षण किसे कहते हैं, बस इनको देख लेना। और अलग अलग क्षेत्रों में जल संसाधन, जैसे हम बात करें विभिन्न परियोजना है उनकी बात कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे जल संसाधन वाले टॉपिक में से आ सकते हैं। एक चैप्टर है कृषि, कृषि के बारे में ज़्यादा बिल्कुल सरल है। कृषि कौन कौन सी कृषि है भारत में, गहन निर्वाह कृषि कौन सी है, इसके अलावा कृषि के प्रकार, गेहूँ कहाँ होते हैं, चावल कहाँ होते हैं, जूट, जैसे चाय, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखी है वैसे चाय भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपने असम में होती है, असम के अलावा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी में होती है, इसके अलावा दक्षिणी भारत में भी चाय का उत्पादन होता है। तो उन क्षेत्रों को देख लेना, ज़्यादा नहीं है, सरल सा पर्सन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का पर्सन आएगा, तो बिल्कुल छोटे छोटे पर्सन आएंगे जो आप अगर एमसीक्यू और लघुरात्मक पर्सन भी देख लो ना सारे के सारे तो भी हो जाएगा। अब एक है खनिज और ऊर्जा संसाधन, याद रखना अथवा में पर्सन आएगा, इसका एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, या तो खनिज एक पढ़ के जाना, या तो ऊर्जा पढ़ के जाना, या खनिज पढ़ के जाना, दोनों में से एक, क्योंकि दोनों पढ़ने में पर्सन तो एक ही करना है ना आपको। तो अगर पर्सन एक करना है तो ऊर्जा संसाधन से आप पढ़ सकते हो। जैसे ऊर्जा संसाधन बिल्कुल सरल है, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें जैसे खनिज किसे कहते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ऊर्जा वाले में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें नवीकरणीय, अनवीकरणीय, समाप्य, असमाप्य, परंपरागत और गैर परंपरागत, उनको पढ़ जाना। परंपरागत मेरे हिसाब से सौर ऊर्जा को और पवन ऊर्जा को पूछे जाने की संभावना है। और दूसरी बात जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जिसमें परमाणु ऊर्जा पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांस है, संभावनाएं है रही। और याद रखना इन्हीं में चैप्टर में से 4 नंबर का जो आपके मैप है इन 2-3 चैप्टर में से आएगा। इसमें एक तो खनिज वाले ऊर्जा और एक विनिर्माण उद्योग से आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, जो आपको दिख रहे हैं ना ये विनिर्माण के, तो एक तो शायद एमसीक्यू में आ जाएगा, एक शायद मैप में पूछा जाएगा। और विनिर्माण उद्योग को आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, टिस्को, इसको, विस्को, इसके अलावा राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई जो भी है, बोकारो, इनको ज़्यादा है। अब हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था, एक पर्सन तो मेरे हिसाब से जो मैं हमेशा देता हूँ बच्चों को, वो पर्सन है कि परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक किस प्रकार से हैं। तो याद रखना इसमें परिवहन को भी पढ़ना है। परिवहन मैंने बताया था, वस्तु और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना परिवहन कहलाता है। इसके अलावा संचार के बारे में बताया था। तो परिवहन में आपको केवल सड़क परिवहन देखना है, और सड़क परिवहन में कौन सा, एक तो कोंकण रेलवे देख लेना। इसके अलावा कोंकण रेलवे के अलावा मैं बात करूँ तो इसमें से तो पूछा जा सकता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो 1960 में बना था, ये पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई पर्सन, हाँ संचार के साधन पूछे जा सकते हैं जो व्यक्तिगत भी होते हैं और सामुदायिक भी होते हैं, तो उनको विशेष तौर पर देख लेना।